Hello students and welcome to lecture 12 of computer science, that is paper 2 programming techniques and introduction to C. In previous lecture 11 we have started unit 3 next topic, that is operators and expression. In that lecture I have taken arithmetic, relational and increment and decrement operator, but increment and decrement operator was not completed in that lecture, so I am going to complete increment and decrement operator in this lecture. So first of all, let's see the content of this video. So content of this lecture is topic is operators and expression, and topic we are discussing in this lecture: increment and decrement operator, second updating assignment operator, third is relational operator, and fourth is logical operators. So let's see one by one in detail. So our first topic is increment and decrement operator. The operation of adding 1 to a variable or subtracting of 1 from variable occurs frequently in the programming, and this can be done better manner by means of increment post and pre and decrement post and pre operator. तो यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू +1 करना और -1 करना जो है, इसी को हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कहते हैं, और इसको हम फ्रीक्वेंटली, ना कि मतलब हमें उसको कोडिंग में लिखने की ज़रूरत है, हम सिर्फ उनका ऑपरेटर ++ ऑपरेटर -- ऑपरेटर करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर ऑफ 2 टाइप, that is post and pre, and decrement operator is also of 2 types, post and pre operator. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रीअसाइनमेंट स्टेटमेंट. ये एक स्पेशल रीअसाइनमेंट स्टेटमेंट है. जैसे कि हमने इसके पहले रीअसाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, जैसे कि हमने कोई वैल्यू दी हुई है और उसकी वैल्यू को हमें +1 से दूसरे किसी वैल्यू से कोई दूसरी वैल्यू उसको असाइन करनी होती है, तब हम रीअसाइनमेंट स्टेटमेंट उसको कहते हैं, रीअसाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी एक स्पेशल टाइप का रीअसाइनमेंट स्टेटमेंट ही है. Third point is, we can increment or decrement the value of variable only and not constant or expression. तो हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को ही कर सकते हैं, ना कि किसी कांस्टेंट को और ना कि किसी एक्सप्रेशन को. सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी. यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं हम, कांस्टेंट में +1 नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी एक्सप्रेशन में +- हम यहाँ पर कर सकते हैं. तो सिंटेक्स देखते हैं हम लोग इसका. वेरिएबल ++ दैट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट. अगर वेरिएबल के बाद अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज ++, तो अगर आप वेरिएबल के बाद ++ यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट इंक्रीमेंट. सेकेंड जो है इसमें ++ वेरिएबल, अगर वेरिएबल के पहले ++ ऑपरेटर का यूज़, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर. नेक्स्ट है वेरिएबल --- उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. --- जो है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं. वेरिएबल के बाद अगर --- आता है देन इट इज़ कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट, और अगर --- वेरिएबल के पहले आता है देन इट इज़ कॉल्ड प्री डिक्रीमेंट. अब इनका ऑपरेशन हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. तो C = x++. तो जब C = वेरिएबल के बाद अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है ++, देन फर्स्ट ऑफ ऑल C = x, C की वैल्यू पहले x होगी एंड देन x की वैल्यू +1 से इंक्रीज होगी. सेकेंड है C = ++x. अब वेरिएबल के पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है ++x. तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बाद में वो C को असाइन होगी. जो x की वैल्यू होगी, जो इंक्रीमेंट होने के बाद जो वैल्यू होगी वो असाइन होगी C को. इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी हम देखते हैं. C = x --- तो यहाँ भी वेरिएबल के बाद --- डिक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले C = x होगा, C की वैल्यू x होगी एंड देन डिक्रीमेंट होगा. फिर C = --- x एंड अब यहाँ पर पहले डिक्रीमेंट होगा, बाद में उसकी वैल्यू जो है वो C को असाइन होगी, इसीलिए x = x - 1 एंड C = x. सो लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेटर. नेक्स्ट ऑपरेटर इज अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर. यहाँ पर हमने रीअसाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर. अब यहाँ पर जो असाइन किए थी वैल्यू, उसको हमें अलग से फिर से उसको अपडेट करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तब हम अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे.
तो सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ कॉम्पैक्ट एंड शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ इंडिकेटिंग अबव ऑपरेशन बाय मीन्स ऑफ अपडेटिंग और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर सिंबल दैट इज इक्वल टू। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रहा है कॉम्पैक्ट एंड शॉर्ट हैंड फॉर्म, छोटा और कॉम्पैक्ट, शॉर्ट हैंड और कॉम्पैक्ट, छोटा शॉर्ट कॉम्पैक्ट कह लो या शॉर्ट हैंड कह लो, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेशन बाय मीन्स ऑफ अपडेटिंग और कंपाउंड असाइनमेंट दैट इज ऑपरेटर सिंबल इक्वल टू, मतलब इक्वल टू का साइन रहेगा और उसके पहले कोई ना कोई ऑपरेटर का सिंबल रहेगा, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू। तो ये जो है मॉड्यूलो इक्वल टू, ये जो है हम अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर के इसमें यूज करते हैं। तो देयर शुड नॉट हैव एनी स्पेस बिटवीन ऑपरेटर एंड इक्वल टू साइन। जैसे प्लस इक्वल टू अगर हम लिख रहे हैं तो उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो इट विल नॉट वर्क। इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ रीअसाइनमेंट स्टेटमेंट, इट इज़ ऑल्सो इन रीअसाइनमेंट स्टेटमेंट। एक स्पेशल टाइप की, जैसे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्पेशल रीअसाइनमेंट स्टेटमेंट है, वैसे ही अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक रीअसाइनमेंट स्टेटमेंट है। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम, वेरिएबल नेम ऑपरेटर सिंबल इक्वल टू एक्सप्रेशन और कांस्टेंट वैल्यू। वेरिएबल का नाम होना चाहिए, ऑपरेटर का सिंबल, जैसे वेरिएबल हो गया ए प्लस इक्वल टू एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन यू कैन राइट, सो और कांस्टेंट वैल्यू। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से अपडेटिंग ऑपरेटर्स हैं। अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉड्यूलो इक्वल टू। अब अपडेटिंग असाइनमेंट में देखो कैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एस प्लस इक्वल टू ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए, एस की जो वैल्यू है वो एस प्लस ए होगी। सेकेंड जो है माइनस इक्वल टू, सॉरी एस प्लस इक्वल टू ए इंटू थ्री। तो अब इसको जो इक्विवेलेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट है वो ये होगा, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए इंटू थ्री। तो ए इंटू थ्री जो है वो एस प्लस के साथ में होगा, पहले प्लस एंड देन पहले इक्वल टू देन एस प्लस ए इंटू थ्री, जो भी एक्सप्रेशन होगा। माइनस इक्वल टू के लिए है एस माइनस इक्वल टू ए, दैट इज एस इज इक्वल्स टू एस माइनस ए। तो यहाँ पर ऑपरेटर के इक्वल टू ऑपरेटर के पहले जो भी ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो, वो आपको लिखना होगा और वो उसको इस तरीके से इक्विवेलेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर और कंपेरिजन ऑपरेटर। इसको हम रिलेशनल और कंपेरिजन ऑपरेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेरिजन करता है। दो ऑपरेंड्स के बीच में अगर हमें कंपेरिजन करना है, कंपेयर करना है वैल्यूज़ को, तब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने इसको बोला रिलेशनल ऑपरेटर और कंपेरिजन ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू वैल्यू आइदर बोथ नंबर और एक्सप्रेशन और कैरेक्टर्स। ये दो वैल्यूज़ के बीच में ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो दो वैल्यूज़ होनी चाहिए, बोथ नंबर हो या फिर दोनों ही नंबर होने चाहिए, या फिर एक्सप्रेशन होने चाहिए, या फिर कैरेक्टर्स होने चाहिए। अलग अलग नहीं कर सकते कि एक नंबर है और एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है और एक नंबर है, एक वैल्यू है और एक कैरेक्टर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों भी नंबर ही रहने चाहिए, या फिर दोनों ही एक्सप्रेशन ही रहने चाहिए, या फिर दोनों ही कैरेक्टर्स रहने चाहिए। एसोसिएटिविटी ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो है इसका एसोसिएटिविटी है। एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है कि किसके साथ में ये अटैच होगा, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में। तो इट इज़ ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। रिलेशनल ऑपरेटर इज एज फॉलोज। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो लेस देन तो हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता ही है लेस देन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। लेस देन और इक्वल टू, ये हम यहाँ पर एक्सप्रेशन को कहाँ तक करना है वहाँ तक के लिए हम लेस देन और इक्वल टू का यूज़ करते हैं, या तो कम होना चाहिए वैल्यू या फिर बराबर होनी चाहिए। ग्रेटर देन, बड़ी वैल्यू के कौन सी वैल्यू बड़ी है उसके लिए हम ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन या तो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या फिर उस एक्सप्रेशन के उस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। डबल इक्वल टू किस लिए यूज़ करते हैं, इक्वालिटी के लिए, मतलब यहाँ इस साइड की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए और इस साइड की भी, लेफ्ट हैंड साइड की भी सेम होनी चाहिए और राइट हैंड साइड की भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं दैट इज़ फॉर इक्वालिटी चेक।
हम दोनों वैल्यू एक्सप्रेशन की या फिर नंबर की या फिर कैरेक्टर की इक्वालिटी चेक कर रहे होते हैं, इसीलिए हम डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू के लिए हमारे पास कंप्यूटर में सिंबल होता है एक्सक्लामेशन मार्क का, तो एक्सक्लामेशन मार्क इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू। वैल्यूज़ अगर इक्वल नहीं है, दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, तो हम नॉट इक्वल टू का यूज़ यहाँ पर करते हैं। अब व्हाट इज़ रिलेशनल एक्सप्रेशन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So relational expression is made up of two operands connected with relational operator, and relational expression returns 0 when the condition is evaluated as false, otherwise it returns a non-zero value. Relational expression is made up of, relational expression जो है ये किससे बना हुआ है, टू ऑपरेंड्स हैं, दो ऑपरेंड्स हैं कनेक्टेड विथ रिलेशनल ऑपरेटर। बीच में एक रिलेशनल ऑपरेटर होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये कोई भी बीच में रहना चाहिए और दो ऑपरेंड्स आजू बाजू में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होना चाहिए। रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न 0, ये अगर वैल्यू रिटर्न 0 करेगा अगर वो इवेल्युएटेड, अगर वैल्यू दोनों की जो रिजल्ट है वो फॉल्स आ रहा है, दोनों ऑपरेंड्स का रिजल्ट अगर फॉल्स आ रहा है तो ये 0 रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू आ रहा है देन इट गिव्स 1 और नॉन ज़ीरो वैल्यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर, एंड दिस इज द लास्ट ऑपरेटर of this lecture, and after that some other operators are also there, so we will discuss in next lecture. So let's see logical operator. Logical operators are used to combine two or more relational expression. Logical operators हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन को। रिलेशनल एक्सप्रेशन हमने अभी देखा दो ऑपरेंड्स के बीच में, तो हम यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म्स लॉजिकल, ये लॉजिक के ऊपर होता है। लॉजिक हमने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, 12th में चैप्टर पढ़ा हुआ है हमने, 11th 12th में हमने लॉजिक चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो वो वहाँ से हमें वही लॉजिक हमें यहाँ पर यूज़ करना है कंप्यूटर केस में जब हम कंप्यूटेशन करते हैं। तो इट इज़ बुलियन। बुलियन वैल्यू मतलब या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो ही वैल्यूज़ वो आपको रिटर्न कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ऑपरेटर्स ऑन वैल्यूज दे रिटर्न 0 व्हेन द कंडीशन इज इवेल्युएटेड फॉल्स। 0 जब फॉल्स वैल्यू होगी तो वो 0 रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू होगी तो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी या फिर 1 होगा। द मोस्ट जनरल लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड हायरार्की अमॉन्ग देम देन आर, तो कौन कौन से इसके मोस्ट जनरल लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। पहला है नॉट। नॉट के लिए हमने पहले ही बताया, मैंने पहले ही बताया कि हम एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं। एंड इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन इट्स ऑपरेंट रिजल्ट इज फॉल्स, एंड रिटर्न फॉल्स व्हेन द ऑपरेंट रिजल्ट इज ट्रू। नॉट जो है अगर ऑपरेंट की वैल्यू फॉल्स है देन इट रिटर्न्स ट्रू, और अगर ऑपरेंट्स की वैल्यू फॉल्स है तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू है तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स, उल्टा करेगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू और ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आता है सेकंड एंड, डबल एम्परसेंड। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स वैल्यू। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही ट्रू होंगे तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है और। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन वन ऑफ द ऑपरेंड्स वैल्यू इज ट्रू एंड फॉल्स व्हेन वन ऑफ द ऑपरेंड आर फॉल्स। ये दो अगर ट्रू व्हेन वन ऑफ द ऑपरेंड वैल्यू इज ट्रू एंड फॉल्स व्हेन द ऑपरेंड्स आर फॉल्स, ये वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। और केस में ट्रू करेगा जब एक ऑपरेंड ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स ही देगा, अगर दोनों ट्रू है तो भी ये आपको फॉल्स देगा। एक फॉल्स होना चाहिए और एक ट्रू होना चाहिए। तो इसका देखते हैं हम लोग ऑपरेटर। तो ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। ट्रूथ टेबल हम ऑलरेडी जानते हैं ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो यहाँ पर ऑपरेंट 1 से P एंड ऑपरेंट 2 से Q। तो P और Q हमारे पास ऑपरेंट्स है। तो अगर P की वैल्यू भी ट्रू है, Q की वैल्यू भी ट्रू है, देन इट्स रिटर्न एंड में ट्रू देगा, और में ट्रू देगा, और नॉट इक्वल टू में फॉल्स देगा, क्योंकि अगर ट्रू है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। अगर P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू फॉल्स है, देन एंड में वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और में वो ट्रू रिटर्न करेगा। एक ट्रू है और एक फॉल्स है, इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर रहा है और में। फिर इसके बाद है नॉट इक्वल्स टू, तो ये हमेशा फॉल्स ही देगा आपको। नेक्स्ट है P की वैल्यू फॉल्स है, Q की वैल्यू ट्रू है, देन इट रिटर्न्स इन एंड फॉल्स, एंड और में ये ट्रू देगा, एंड नॉट इक्वल टू में ये
ट्रू देगा। आफ्टर दैट फॉल्स, अगर p की वैल्यू फॉल्स है और q की वैल्यू भी फॉल्स है, देन ये एंड में फॉल्स ही रिटर्न करेगा, और में फॉल्स ही रिटर्न करेगा। सिर्फ नॉट इक्वल टू में नॉट ऑपरेटर जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पर ये ट्रू देगा। सो या इस लेक्चर में हमने 4 ऑपरेटर कंप्लीट किए हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर्स बच गए हैं वो देखेंगे, एंड इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन सी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो ये यूनिट 3 है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू।